हेलो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट विद द सिक्स्थ चैप्टर ऑफ आईटी जिसका नाम है एम्प्लॉयमेंट। बहुत सिंपल चैप्टर है, ठीक है। फटाफट चालू करेंगे। विल ट्राई टू फिनिश दिस चैप्टर अंडर एन आवर। देखते हैं। द नेम ऑफ द चैप्टर इज एम्प्लॉयमेंट। वी विल स्टार्ट द चैप्टर विद सम बेसिक टर्म्स। फटाफट चालू करते हैं। हु इज अ वर्कर? देखो, अगर आप बात कर रहे हो एम्प्लॉयमेंट की तो आपको बात करनी पड़ेगी वर्क की। एम्प्लॉयमेंट इज वर्क एंड एनीबडी हु वर्क्स इज अ वर्कर। इट्स वेरी सिंपल। तो लेट्स अंडरस्टैंड हु इज अ वर्कर। A worker is an individual who is involved in some economic activity to earn a living. कोई भी ऐसा इंसान जो कोई भी काम कर रहा है जिसमें उसको पैसा मिल रहा है। देखो, द वर्ड इज इकोनॉमिक एक्टिविटी। हमने बीएसटी में पढ़ा 11th स्टैंडर्ड में दैट देयर आर टू काइंड्स ऑफ एक्टिविटीज, इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक। इकोनॉमिक मतलब जिसमें पैसा इन्वॉल्व होता है, एंड नॉन इकोनॉमिक इज विच इज डन आउट ऑफ लव, केयर एंड सेटिस्फैक्शन। तो हम क्या बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं एक वर्कर की। कोई भी इंडिविजुअल कुछ भी काम कर रहा हो जिसमें उसको पैसा मिल रहा है तो हम बोलेंगे ही इज अ वर्कर। क्लियर? अ वर्कर कंट्रीब्यूट्स टू द प्रोसेस ऑफ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट दैट इज जीडीपी बाय रेंडरिंग हिज प्रोडक्टिव एक्टिविटीज या फिर सर्विसेज। वो बंदा जीडीपी में कंट्रीब्यूट करेगा अपना एक्टिविटी या फिर अपनी सर्विसेज देके। क्लियर? मतलब अगर मैं कुछ कर रहा हूं, ठीक है, मैं अपनी सर्विसेज दे रहा हूं, उससे पैसा जनरेट होगा, इनकम जनरेट हो रही है इकोनॉमी में, प्रोडक्शन बढ़ रहा है, तो हम क्या बोलेंगे कि मैं जीडीपी में या फिर नेशनल इनकम में कंट्रीब्यूट कर रहा हूं। मुझे इस काम के बदले में पैसा मिल रहा है तो मैं बोलूंगा आई एम अ वर्कर। वेरी सिंपल। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। हु ऑल आर इंक्लूडेड इन वर्कर्स। जब हम बोलते हैं वर्कर्स तो कौन कौन इंक्लूड होता है? फटाफट पढ़ लेते हैं। द टर्म वर्कर इंक्लूड्स द पीपल हु आर एम्प्लॉयड एंड पेड बाय एन एम्प्लॉयर। इट ऑल्सो इंक्लूड्स सेल्फ एम्प्लॉयड पीपल। देखो, हम वर्कर की बात कर रहे हैं। जनरली जब हम बोलते हैं वर्कर तो हमें लगता है मजदूर, बट ऐसा नहीं है। वर्कर इकोनॉमिक्स में बहुत ब्रॉड कंसेप्ट होता है। इकोनॉमिक्स में वर्कर का मतलब मजदूर नहीं होता है, एनीबडी हु वर्क्स। अब देखो, हो सकता है कि आपके पापा जॉब करते हैं तो ही इज ऑल्सो वर्किंग। हो सकता है कि आपके पापा बिजनेस कर रहे हैं, स्टिल ही इज वर्किंग। तो वर्कर में कौन कौन आ गया? कोई भी आदमी कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहा है उसको हम वर्कर बोलेंगे। भले ही वो किसी और के अंडर में काम कर रहा है तो भी वो वर्कर है, वो सेल्फ एम्प्लॉयड है तो भी वो वर्कर है। मतलब कोई भी इंसान जो काम कर रहा है, एनीबडी हु वर्क्स इज अ वर्कर। क्लियर? इट इंक्लूड्स दोज पीपल हु रिमेन temporarily absent from work due to illness, injury or other physical disability, bad weather, festival, social or religious functions or some other reasons. कोई भी इंसान जो टेम्पररी बेसिस पे काम पे नहीं आया है तो हम ऐसा नहीं बोलेंगे कि वो काम ही नहीं करता है। क्लियर? देखो, आप खुद इमेजिन करो, आप अगर दिन में 10 घंटे पढ़ रहे हो, ठीक है, और आपने 2 मिनट के लिए मोबाइल लिया, उसी टाइम पे पेरेंट्स आ गए और जब वो बोलते हैं कि तू तो दिन भर मोबाइल यूज करता रहता, तो पढ़ता ही नहीं है, कितना बुरा लगता है? लगता है ना? तो देखो, अगर कोई इंसान 12 महीने में से 11 साढ़े 11 महीने उसने काम किए हैं और वो 5-10 दिन की छुट्टी पे है ड्यू टू दिवाली या फिर लेट्स से कि उसका कोई दूसरा फंक्शन है, फैमिली इवेंट है, या वो बीमार है, हॉस्पिटलाइज्ड है, तो हम ऐसा थोड़ी बोल सकते हैं कि वो काम ही नहीं करता है। काम करता है ना, तो काम करता है तो क्या बुलाएंगे? वर्कर। वेरी सिंपल। आगे, इट ऑल्सो इंक्लूड्स दोज पीपल हु हेल्प द मेन वर्कर। देखो, सिर्फ जो मेन आदमी है ना जो काम कर रहा है उसको हम वर्कर नहीं बोलेंगे सिर्फ। फॉर एग्जाम्पल, मैं पढ़ा रहा हूं तो क्या सिर्फ मैं वर्कर हूं? नहीं। जो ये वीडियो को एडिट करेगा, जो इसको अपलोड करेगा, जिसने ये इतनी सुंदर पीपीटी बनाई है, इन सब लोगों को हम वर्कर बुलाते हैं क्योंकि ये सब काम कर रहे हैं। तो सिर्फ मेन वर्कर वर्कर नहीं होता है। द पीपल हु हेल्प द मेन वर्कर आर ऑल्सो वर्कर्स। क्लियर? It means that all those who are engaged in economic activities in whatever capacity are workers. हर वो इंसान जो काम कर रहा है वो वर्कर है। So the term workers includes all those people who are engaged in work whether for others or themselves. मतलब अगर कोई एम्प्लॉय है तो भी, और अगर कोई खुद के लिए काम कर रहा है दैट इज बिजनेसमैन, सेल्फ एम्प्लॉयड, तो भी वो वर्कर है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन इंडिया इज मल्टीफेसेटेड। वेरी इंपॉर्टेंट, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। अब मल्टीफेसेटेड का मतलब क्या होता है? देखो, अब आपको लगेगा दोगला, वो मल्टीफेस्ड होता है। मल्टीफेसेटेड मतलब क्या होता है? मल्टीफेसेटेड मींस कोई भी ऐसी चीज जिसके बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं, वो सबके लिए सेम नहीं है। देखो क्या लिखा हुआ है, इट इज ट्रू दैट द नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन इंडिया इज मल्टीफेसेटेड। इट मींस दैट एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन इन इंडिया हैज वेरियस एस्पेक्ट्स और फीचर्स। सबके लिए सेम नहीं है। क्लियर?
क्यों सबके लिए सेम नहीं है उसकी बात करते हैं। क्यों हम बोलते हैं कि एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन इन इंडिया इज मल्टीफेसेटेड, इसको समझते हैं। फर्स्ट पॉइंट, some get employment throughout the year while others get employed for only few months in a year like seasonal worker। भाई मेरे लिए एम्प्लॉयमेंट इज कि मैं काम पे जाऊंगा, काम करूंगा, सैलरी लूंगा, मजे करूंगा, बिकॉज आई हैव अ जॉब फॉर ऑल 12 मंथ्स, आई हैव अ बिजनेस दैट रन्स ऑल 12 मंथ्स। लेकिन कुछ लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट इतना इजी नहीं है, उनको हर सीजन में दूसरे दूसरे काम ढूंढने पड़ते हैं। तो क्या मेरे लिए और उस आदमी के लिए एम्प्लॉयमेंट सेम हो गया? नहीं, मेरे लिए एम्प्लॉयमेंट है सिक्योरिटी, उसके लिए एम्प्लॉयमेंट माइट बी एडवेंचर और स्ट्रगल, क्योंकि उसको रोज हर महीने कुछ महीनों के बाद में उसको नई जॉब ढूंढनी है। क्लियर? दूसरे, मेनी वर्कर्स डू नॉट गेट फेयर वेजेस फॉर देयर वर्क। देखो काफी लोग ऐसे हैं जिनको अपने काम के लिए फेयर वेजेस नहीं मिलते हैं। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल लेते हैं हम लोग, एक मूवी है, अभी आपने धुरंधर देखी होगी, तो हम सबको पता है रणवीर सिंह का पेमेंट वाज ह्यूज, वहीं पे अक्षय खन्ना का पेमेंट वाज वेरी स्मॉल। लेकिन क्या आपको लगता है कि सिर्फ यही दोनों मिलकर मूवी बना सकते थे? नहीं, द कैमरामैन, द क्रू, इन सब का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। लेकिन क्या आपको लगता है वो लोग भी करोड़ों में पेड है? नहीं, उनकी सैलरी होती होगी हजारों में या कुछ लाखों में, मैक्सिमम बोल रहे हैं हम ये। तो क्या सबके लिए एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन सेम है? नहीं। क्यों? क्योंकि कुछ लोग बहुत अंडर पेड है, इसलिए। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। While estimating the number of workers, all those who are engaged in economic activities are included as employed। जब हम एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं तो हम सारे इकोनॉमिक एक्टिविटी ले लेते हैं, बिजनेसमैन, प्रोफेशनल्स, एम्प्लॉय, सबके लिए। तो क्या लेकिन सबका सेम है? एक बिजनेसमैन, आप इमेजिन करो, एक स्कूल का ओनर जब वो स्कूल में आता है तो उसका क्या एटीट्यूड होता होगा, और एक टीचर जब स्कूल में आता है तो आपने देखा गुड मॉर्निंग सर, ट्रस्टी देखे गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग सर। तो दैट इज डिफरेंट। एम्प्लॉयमेंट और हज किसी के लिए अलग है। तो जब हम बोलते हैं एम्प्लॉयमेंट, तो हम सबको क्यों काउंट कर रहे हैं? क्योंकि देखो, अब आप बोलोगे मत काउंट करो ना सर, अरे काउंट करना पड़ेगा, क्योंकि जीडीपी एस्टिमेट करना है ना। इकोनॉमिक्स का काम सोशल आउटलुक नहीं है। इकोनॉमिक्स का काम इज टू एस्टिमेट द जीडीपी, टू अंडरस्टैंड द पर कैपिटा इनकम, टू अंडरस्टैंड द नेशनल इनकम। तो हमें एस्टिमेट तो करना पड़ेगा। लेकिन क्या हम ये बोल सकते हैं कि इन सब के लिए, एक बिजनेसमैन, एक टीचर, या फिर एक ट्रस्टी और एक टीचर, सबके लिए सिचुएशन सेम है? नहीं। इसीलिए हम बोलते हैं दैट एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन इन इंडिया इज मल्टीफेसेटेड। 3 पॉइंट क्या हो गए? देखो 3 पॉइंट समझ लो। पहला, सम पीपल गेट एम्प्लॉयमेंट थ्रू आउट द ईयर वेयर सम पीपल आर सीजनली एम्प्लॉयड। दूसरा, सम पीपल डू नॉट गेट फेयर वेजेस। थर्ड, व्हेन वी टॉक अबाउट एम्प्लॉयमेंट वी टॉक अबाउट ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटीज। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। बेसिक टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, फटाफट इसको पढ़ के खत्म करते हैं। कुछ बेसिक टर्म्स है, जिसमें पहला टर्म आता है आपका लेबर फोर्स। लेबर फोर्स, तेरा 2 वर्ड्स, इनको समझते हैं क्या होता है। देखो, अज्यूम करते हैं, पहले एक बार ये सब जो लिखा हुआ है उसको छोड़ देते हैं। ठीक है, अज्यूम करते हैं दैट वी हैव 100 पीपल इन आवर कंट्री, दिस इज द टोटल पॉपुलेशन ऑफ माय कंट्री। कितने लोग हैं? 100 लोग। मैं इसमें से माइनस करता हूं, लेट्स से 15 पीपल हु आर अनएबल टू वर्क फॉर बिकॉज ऑफ सम डिसेबिलिटी या फिर मेंटल इलनेस, कुछ भी हो सकता है। फिर मैं माइनस करता हूं ऐसे लोग जो काम करने के लिए अवेलेबल नहीं है, फॉर एनी रीजन दे आर नॉट अवेलेबल टू वर्क। मैं माइनस करता हूं और 10 लोग, दे आर नॉट विलिंग टू वर्क। ठीक है, ये काम करने के योग्य ही नहीं है। तो देखो 100 लोगों में से कितने लोग माइनस हो गए? 40। तो कितने बचे? 60। एक बार वापस समझ लो, 100 इज द टोटल पॉपुलेशन। मैंने सबसे पहले माइनस किया 15 पीपल हु आर अनएबल टू वर्क। हो सकता है ये बच्चे हैं, ये बूढ़े हैं, ये मेंटली अनस्टेबल है, या फिर ये फिजिकली डिसेबल्ड है, कुछ भी हो सकता है। मैंने माइनस किया 10 लोग जो अवेलेबल ही नहीं है काम करने के लिए, वो नहीं है इंडिया में, वो नहीं है जॉब करने के लिए, दे आर नॉट अवेलेबल। फॉर एग्जाम्पल, आप कारपेंटर को फोन करते हो, भैया आ जाओ, वो बोलता है मैं तो गाँव आया हुआ हूं, तो ही इज नॉट अवेलेबल टू वर्क। आई विल माइनस एडिशनल 10 पीपल, या फिर लेट्स से इसको 15 कर दो, आई विल माइनस एडिशनल 15 पीपल। ये काम करना ही नहीं चाहते हैं, दे आर नॉट विलिंग टू वर्क। तो 100 में से हमने 15, 10 और 15 माइनस किया, तो कितने लोग बचे? 60 पीपल। अब ये 60 पीपल, ये 60 लोग वो लोग हैं जो काम करना चाहते हैं, काम कर सकते हैं और काम करने के लिए अवेलेबल भी हैं। ध्यान से समझो, पूरे पॉपुलेशन में से कितने लोग ऐसे हैं जो काम करना चाहते हैं, काम कर सकते हैं और काम करने के लिए अवेलेबल भी हैं? तो आंसर आया 60। तो what is the 60? 60 is the labor force of my country. तो what do you mean by the labor force? पढ़ लो एक बार। All persons who are
working and though not working are seeking and are available for work are deemed to be in the labor force of the country. अब इसका कुछ मतलब आपको समझ में नहीं आया होगा, एक बार समझो। मैंने क्या बताया, ये जो 60 लोग हैं ये काम करना चाहते हैं, काम कर सकते हैं और काम करने के लिए अवेलेबल भी हैं, लेकिन पॉसिबिलिटी है ना इसमें से कुछ लोगों के पास में ऑलरेडी नौकरी हो, तो लेट अस अज्यूम 20 people already have jobs, but the remaining 40 people are willing to work, able to work and are available to work. ठीक है, तो जो लोग काम करना चाहते हैं, काम कर सकते हैं और काम करने के लिए अवेलेबल भी हैं, प्लस ऐसे लोग जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं, जब हम इसका टोटल निकालेंगे तो आंसर विल बी 60। तो मैं बोलूंगा 60 इज द वर्कफोर्स। अब एक बार वापस पढ़ो, ऑल पर्सन्स हु आर वर्किंग, तो ये 20 पीपल हु आर ऑलरेडी वर्किंग एंड दो नॉट वर्किंग, भले ही काम नहीं कर रहे हो, आर सीकिंग एंड आर अवेलेबल फॉर वर्क, वो काम करना चाहते हैं और काम करने के लिए अवेलेबल भी हैं। जब हम इन दोनों को लेंगे तो हम बोलेंगे दैट इज द टोटल लेबर फोर्स ऑफ माई कंट्री। देखो व्हाट इज लेबर फोर्स, लेबर फोर्स इज इक्वल टू पीपल वर्किंग, यानी ये 20 पीपल प्लस पर्सन सीकिंग एंड और आर अवेलेबल फॉर वर्क, ऐसे लोग जो काम ढूंढ रहे हैं और काम करने के लिए अवेलेबल भी है, उसको हम बोलते हैं लेबर फोर्स। लेबर फोर्स कैन बी कैलकुलेटेड बाय सब्ट्रैक्टिंग द फॉलोइंग फ्रॉम द टोटल पॉपुलेशन। ठीक है, कैसे मिलेगा हमें लेबर फोर्स, किन किन को माइनस करना है टोटल पॉपुलेशन में से? फर्स्ट अनफिट पीपल, कोई भी ऐसे लोग, देखो हो सकते हैं बूढ़े हैं, हो सकता है हैंडीकैप्ड हैं, हो सकता है मेंटली अनस्टेबल है, कोई भी हो सकता है। सेकेंड, पीपल हु आर नॉट अवेलेबल टू वर्क, जैसे मैंने आपको बोला वो नहीं है, काम करने के लिए अवेलेबल ही नहीं, तो काम कैसे करेगा? गांव में बैठा है तो गांव में बैठे बैठे मेरे घर में कील ठोकी ठोकेगा आके। थर्ड, पीपल हु आर नॉट विलिंग टू वर्क, ऐसे लोग जो काम करना ही नहीं चाहते हैं, बापू का पैसा बहुत है, सिंपल, बिजनेसमैन है, बिजनेसमैन के बेटे हैं, उनको काम ही नहीं करना है, एग्जाम्पल ले रहे हैं हम खाली। It must be noted that children below the age of 15 and the old persons above the age of 60 are not included in the labor force. तो अगर आपको कोई भी केस आता है कि कोई बच्चा है रामू नाम का जो 14 साल का है, वो स्कूल के बाद में जाके काम करता है, तो क्या वो लेबर फोर्स में काउंट होगा? आंसर इज नो, बिकॉज ही इज बिलो द एज ऑफ 15। ये पढ़ना क्यों जरूरी है? क्योंकि कुछ केस स्टडीज आती है जिसमें हम लोग अज्यूम कर लेते हैं कि लेबर फोर्स की एज है 18। फॉर एग्जाम्पल, यही केस में मैं बदल देता हूं कि रामू इज अ 16-year-old boy who goes to school and works in a farm after the school. Will he be included in the labor force? अब अगर आपके दिमाग में नंबर है 18 तो आप बोलोगे नहीं, तो 18 नंबर गलत है। Any child over the age of 15 can be considered in the labor force, ये याद रखना, ठीक है। चलो, अच्छा एक चीज रह गई, सॉरी, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, इसको हम कैसे पढ़ते हैं? इट्स वेरी सिंपल, लेबर फोर्स डिवाइडेड बाय द टोटल पॉपुलेशन इनटू 100। बेसिकली हम परसेंटेज में निकाल रहे हैं। अभी हमने क्या पढ़ा? अभी हमारे एग्जांपल के हिसाब से द लेबर फोर्स वाज 60, टोटल पॉपुलेशन वाज 100 इनटू 100, तो व्हाट इज द परसेंटेज? 60%। 60% ऑफ माय टोटल पॉपुलेशन इज द लेबर फोर्स। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द वर्क फोर्स? अब देखो, वर्क मतलब काम, इसको बिना पढ़े मैं आपको समझा देता हूं। अभी अभी हमने क्या पढ़ा था? 100 लोग हैं, उसमें से कितने हमारे लेबर फोर्स थे? 60। मैंने उसमें फर्दर आपको एक और पॉइंट करवाया था कि आउट ऑफ द 60, 20 आर वर्किंग, 40 आर नॉट वर्किंग। तो वर्क मतलब क्या? काम। तो दिस मीन्स द नंबर ऑफ पीपल दैट आर एक्चुअली वर्किंग। इट इज वेरी क्लियर, 20 पीपल। 20 पीपल इज माई वर्क फोर्स। द नंबर ऑफ पीपल दैट आर एक्चुअली वर्किंग इज वर्क फोर्स। वर्क मतलब काम, तो जो लोग अभी के अभी काम कर रहे हैं वो हमारा वर्कफोर्स है। The number of persons who are actually employed at a particular time is known as workforce. जो अभी के अभी employed हैं उसको हम बोलेंगे हमारा workforce। तो अगर मैक्रो में क्वेश्चन आ जाता है इसका कि workforce is a which concept, तो workforce is a stock concept, कारण particular point of time। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। It includes all those persons who are actually engaged in productive activity. Same line. Workforce does not include unemployed people. जिन लोगों के पास में काम नहीं है उनको काउंट नहीं करना है। That is, all those people who are willing to work but do not get work are excluded. जो काम करना चाहते हैं, काम कर सकते हैं, काम करने को अवेलेबल भी हैं, बट उनके पास में काम नहीं है, तो ऐसे लोगों को हम वर्कफोर्स में इंक्लूड नहीं करेंगे। वर्कफोर्स मीन्स काम, काम करने वाली जनता। क्लियर? तो हाउ डू यू कैलकुलेट वर्कफोर्स? वर्कफोर्स इज लेबर फोर्स। देखो, लेबर फोर्स में से हमने किसको माइनस किया? 60 माइनस 40 से हमको मिला 20। व्हाट वर 40 पीपल? द पीपल हु आर विलिंग टू
एबल टू, अवेलेबल टू वर्क, उनको माइनस कर दो, लेबर फोर्स माइनस द अनएम्प्लॉयड पीपल। क्लियर? अब आते हैं मेन टर्म के ऊपर जिसको हम कहते हैं एम्प्लॉयमेंट। पूरा चैप्टर देख लिया, वर्कर देख लिया, लेबर फोर्स देख लिया, वर्क फोर्स देख लिया, एम्प्लॉयमेंट क्या होता है भैया उसको समझ लेते हैं। एम्प्लॉयमेंट इज एन एक्टिविटी दैट एनेबल्स अ पर्सन टू अर्न मीन्स ऑफ लिविंग। एम्प्लॉयमेंट मतलब कोई भी एक्टिविटी, इट कैन बी बिजनेस, इट कैन बी प्रोफेशन, इट कैन बी एम्प्लॉयमेंट, कोई भी एक्टिविटी जो एक इंसान को पैसा कमा के देती है, दैट इज एम्प्लॉयमेंट। मेरे लिए टीचिंग इन द स्टूडियो इज एम्प्लॉयमेंट, मेरे लिए टीचिंग इन स्टडी सर्कल इज एम्प्लॉयमेंट, मेरे लिए वर्किंग इन अ स्कूल इज एम्प्लॉयमेंट, बट फॉर माई फादर working in his textile mill is employment. For a doctor, working in his clinic is employment. Simple. It refers to an arrangement by which a person earns income or means of livelihood. कोई भी ऐसा arrangement मतलब system जिससे एक इंसान इनकम कमाता है, वो उसके लिए एम्प्लॉयमेंट है। क्लियर? एम्प्लॉयमेंट में बी ईदर इन द फॉर्म ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और वेज एम्प्लॉयमेंट। या तो आप खुद के लिए काम कर सकते हो या किसी और के लिए कर सकते हो। सेल्फ मतलब खुद के लिए, दैट मीन्स यू कैन बी अ बिजनेसमैन और यू माइट बी वर्किंग फॉर समबडी एल्स। अब इन दोनों को थोड़ा सा इन डेप्थ पढ़ते हैं। सबसे पहले सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, इसमें बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। वी ऑलरेडी नो व्हाट इज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, वी ऑलरेडी नो व्हाट इज बिजनेस। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट इज एन अरेंजमेंट इन विच एन एम्प्लॉय और वर्कर अर्न्स अ लिविंग यूजिंग हिज ओन रिसोर्सेज। खुद का पैसा लगाया है, खुद मेहनत कर रहा है और खुद ही प्रॉफिट लेके जा रहा है। Therefore, a worker who owns and operates an enterprise to earn their livelihood is known as self-employed. ऐसा कोई भी आदमी जो ओन करता है अपने एंटरप्राइज को, ऑपरेट भी खुद करता है अपनी एंटरप्राइज को, उसको हम सेल्फ एम्प्लॉयड कहते हैं। Around 52.2% of the total workforce of India are self-employed. Around 52.2%, आधे से ज्यादा लोग जो काम कर रहे हैं वो सेल्फ एम्प्लॉयड कैटेगरी में आते हैं। Clear? Self-employment is a major source of livelihood for people and includes use of an individual's own land, capital, labor and entrepreneurship. अगर आपको ये पता है land, labor, capital and entrepreneurship, इसको हम बोलते हैं the four factors of production. So self-employment में बंदा खुद का land, खुद का labor, खुद का capital, खुद का entrepreneur यानी खुद अपने आप को यूज करता है। That is self-employment. इतना आपको पढ़ने की इसको जरूरत नहीं थी। हम लोग फटाफट आते हैं। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट इज अ सिग्निफिकेंट सोर्स ऑफ इनकम इन इंडिया बिकॉज, देखो सिग्निफिकेंट सोर्स तो होगा ना, बिकॉज 52.2% ऑफ द वर्कफोर्स इज इन सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। क्यों है इतने सारे लोग सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में? सबसे पहला, लो लिटरेसी रेट। लो लिटरेसी रेट मीन्स अ पुअर एक्विजिशन ऑफ स्किल, वेज, हायर जॉब्स। लोगों की लिटरेसी रेट बहुत कम है। सेकेंड रीजन, ड्यू टू डाइवर्सिफाइड सोशल एनवायरमेंट देयर इज लैक ऑफ मोबिलिटी। हम जॉब्स के लिए इधर से उधर मूव नहीं करना चाहते हैं, हमारे सोशल कमिटमेंट्स हैं, हमारे दूसरे कमिटमेंट्स हैं, इसके कारण हम गांव में ही रह जाते हैं या अपने एरिया में ही रह जाते हैं। वी फॉलो द फैमिली बिजनेस, जिसके कारण सेल्फ एम्प्लॉयमेंट इतना बड़ा है। क्लियर? चलो, नाउ व्हाट इज वेज एम्प्लॉयमेंट? वेज मतलब हमें पता है वर्कर को वेज मिलती है, एम्प्लॉइज को सैलरी मिलती है, बट यहाँ पे वेज मतलब सब हो गए, सैलरी और वेज सब कुछ आ गया यहाँ पे। बट एक पॉइंट कॉमन है, अब वेज बोलो या आप सैलरी बोलो, कोई और आपको देता है फॉर सम वर्क। आपने कुछ काम किया है, उसके लिए आपको जो पैसा मिलता है उसको हम बोलते हैं वेज। क्लियर? वेज एम्प्लॉयमेंट इज एन अरेंजमेंट इन विच अ वर्कर अर्न्स वेजेस बाय सेलिंग हिज लेबर। वो अपनी स्किल्स, अपनी एबिलिटी, अपनी मेहनत किसी और के लिए जब यूज करता है और उसके बदले में सामने वाला उसको कुछ पैसे देता है, तो उसको हम बोलते हैं कि आप एक लेबर हो और आपको मिल रही है वेज। Under this form of employment, a worker is known as employee and the hired worker, और जो भी इनको हायर करता है उसको बोलते हैं employer. Unlike self-employment, the worker have their own labor and the resource instead of the labor capital etc. यहाँ पे क्या होता है? Unlike self-employment, the worker have their own labor, लेकिन बाकी कुछ चीजें नहीं होती है। लेबर खुद है लेकिन उसके पास में लैंड, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप खुद का नहीं है। Therefore, these workers offer their labor services to other. अब इनके पास में क्या ऑफर करने के लिए? खुद की सर्विसेज। मैं आपके यहाँ पे फार्म में काम कर लूंगा, मैं आपको पैसे नहीं दे सकता हूं, मैं आपको लैंड नहीं दे सकता हूं, लेकिन मैं अपने आप की सर्विसेज आपको दे सकता हूं। तो यहाँ पे मेरे पास में ऑफर करने को क्या है? मेरी सर्विसेज। क्लियर? वेज एम्प्लॉयमेंट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, रेगुलर वर्कर एंड द कैजुअल वर्कर। अब इसको आगे फर्दर हम लोग पढ़ते हैं थोड़ा। वेज एम्प्लॉयमेंट में दो पार्ट होते हैं, रेगुलर वर्कर और कैजुअल वर्कर।
वैसे देखो इतना ज्यादा इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। रेगुलर वर्कर मतलब कौन होता है? एक ऐसा इंसान जिसकी जॉब फिक्स है, उसको 9 बजे आना है, 5 बजे निकल जाना है, उसकी ड्यूटीज फिक्स है, उसकी सैलरी फिक्स है, एवरीथिंग इज फिक्स्ड। उसको गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशन अप्लाई होते हैं, उसको सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट मिलते हैं। व्हाट आर सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स? प्रोविडेंट फंड, ग्रेचुइटी एक्सेट्रा। ये सब चीजें होती है एक रेगुलर वर्कर की। एक कॉर्पोरेट मजदूर जिसको हम बोलते हैं, 9 बजे आएगा, 5 बजे चला जाएगा, 9 बजे आएगा, 6 बजे चला जाएगा, हर महीने की 1 तारीख को अपनी सैलरी का वेट करेगा, उसमें उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से अगर उसने छुट्टी ली है तो पैसा कटेगा, कुछ पैसा प्रोविडेंट फंड में चला गया, एवरीथिंग इज कांस्टेंट, कोई नया सरप्राइज नहीं है उसके लिए। इसको बोलते हैं रेगुलर वर्कर। एक बार फटाफट पढ़ लो, व्हेन अ वर्कर इज एंगेज्ड बाय एन इंडिविजुअल और a business firm and gets wages in return for their service labor regularly, regular है यहाँ पे, job security है, then such worker are known as regular salaried worker. Such type of workers are hired permanently and beside wages they also get social security such as provident fund, pension, health insurance etc. India's total workforce consists of 22.8%. अभी अभी हमने पढ़ा था सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में कितने हैं? 52.2. रेगुलर सैलराइड वर्कर में कितने आ गए? 22.8. तो बाकी लोग कहाँ हैं? बाकी लोग हैं कैजुअल वर्कर्स, वो हम आगे पढ़ेंगे। ये क्लियर है? अब कैजुअल वर्कर की बात करते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय कैजुअल वर्कर? अब इसको भी देखो बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप ऐसे ही समझ लो। कैजुअल, परमानेंट नहीं है। मतलब अगर मुझे इसका काम होगा तो मैं फोन करके इसको बुला लूंगा। अब फॉर एग्जाम्पल, क्या आप किसी भी कारपेंटर को मंथली सैलरी पे हायर करते हो? आपके घर पे है कोई कारपेंटर मंथली सैलरी पे? नहीं है ना। लेकिन क्या आपके घर पे कारपेंटर कभी नहीं आता है? आता है। कब आता है? व्हेन यू कॉल हिम। आपने बुलाया, भैया ये चीज निकल गई है, इसको आके ठोक दो वापस, तो वो आके ठोक देगा और उसके बदले में वो पैसा ले जाएगा। बस कैजुअल वर्कर, देयर इज नो परमानेंट रिलेशनशिप। मैं उसको बुलाऊंगा, वो जितना काम करेगा उतने के लिए वो पैसा ले जाएगा। क्या मुझे इतने से काम के लिए उसको इंश्योरेंस, पेंशन ये सब देने की जरूरत है? ग्रेचुइटी, प्रोविडेंट फंड नहीं ना। तो इनको ये सब चीजें नहीं मिलती है। देयर इज नो रेगुलर जॉब, नो रेगुलर इनकम, नो फिक्स सैलरी, नो फिक्स जॉब कमिटमेंट, नो सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट, कुछ नहीं। ठीक है। अब देखो, जैसे कि आप बोल सकते हो जोमेटो में जो राइडर्स होते हैं वो भी एक तरीके से कैजुअल वर्कर है। ओला में जो गाड़ी चलाते हैं वो भी एक तरीके से कैजुअल वर्कर है। उनका जितनी देर मन करेगा वो उतनी देर गाड़ी चलाएंगे, बाद में अपना फोन स्विच ऑफ करके सो जाएंगे। देयर इज नो परमानेंट जॉब कमिटमेंट, देयर इज नो फिक्स सैलरी। जितनी राइड्स लेंगे, जितनी डिलीवरीज करेंगे, उतना पैसा उनको मिलेगा। फटाफट पढ़ लो, व्हेन अ वर्कर इज कैजुअली एंगेज्ड बाय एन इंडिविजुअल और अ फर्म एंड गेट्स रेम्यूनरेशन इन रिटर्न फॉर द वर्क डन, सिर्फ वर्क डन, देन सच वर्कर्स आर नोन एज कैजुअल वर्कर। जितना काम किया है उतना ही पैसा मिलेगा। These workers are not hired on a permanent basis. परमानेंट बेसिस पे ये नहीं रहते हैं। Therefore, they do not have a regular income. इनकी रेगुलर इनकम नहीं होती है, जॉब सिक्योरिटी नहीं होती, सोशल बेनिफिट्स नहीं होते हैं, ये सब चीजें नहीं होती है। The India's total workforce consists of 25% of the casual worker. देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, हमने जितने भी पढ़े। सेल्फ एम्प्लॉयड कितने हैं? 52.2। रेगुलर वर्कर कितने हैं? 22.8। अब कैजुअल कितने बचे? 25। ये दो नंबर भी ऐड हो गए तो 100 में से इन दोनों को माइनस कर दोगे तो भी आपको 25 मिल जाएगा। ग्रोथ एंड चेंजिंग स्ट्रक्चर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, अब इसके बारे में भी बात कर लेते हैं कि हमारा एम्प्लॉयमेंट का स्ट्रक्चर कैसे बदल रहा है। फटाफट इसको समझते हैं। ग्रोथ एंड एम्प्लॉयमेंट एंड जीडीपी, ग्रोथ ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड जीडीपी। फटाफट, इंपॉर्टेंट टॉपिक है लेकिन फटाफट खत्म करेंगे। 50 years of planned development have always aimed at the expansion of the economy through an increase in the national product and employment. देखो 50 साल हो गए हमको प्लानिंग करते हुए, 50 साल से भी ज्यादा हो गए वैसे तो, ठीक है। लेकिन इन 50 साल की प्लानिंग में हमारे दो एम हमेशा से रहे। वो दो एम क्या है? नेशनल इनकम बढ़ानी है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना। ड्यूरिंग 1950 से 2010 द जीडीपी ऑफ इंडिया grew by a positive rate and was higher than the employment growth at that time. अब इस लाइन का मतलब बहुत 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 ध्यान से सुनना। ये लाइन क्या बोल रहा है कि जीडीपी वाज इंक्रीजिंग, लेकिन देखो क्या, वापस एक बार पढ़ो, जीडीपी ऑफ इंडिया ग्रू एट अ पॉजिटिव रेट एंड वाज हायर देन द एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ एट दैट टाइम। यानी अगर एम्प्लॉयमेंट जो है हमारा वो 5% से इंक्रीज हो रहा है एवरी ईयर, तो हमारा जीडीपी 6% या 7% से इंक्रीज हो रहा था। GDP was growing more than the employment during 1950 से 2010 वाला जो पीरियड है उसमें। There was always a lot of fluctuations in the growth of GDP. GDP ऐसे एकदम stagnantly नहीं बढ़ती, इस साल भी 5%, अगले साल भी 5%, उसके अगले साल भी 5%, फ्लक्चुएशंस आता है।
कोई साल जीडीपी 5% से बढ़ेगी, कोई साल 3% से भी बढ़ेगी, कोई साल 8% से भी बढ़ेगी। क्लियर? बट एम्प्लॉयमेंट ग्रू एट अ पॉजिटिव रेट, बट नॉट मोर देन 2%। एम्प्लॉयमेंट किसी भी साल 2% से ज्यादा ग्रो नहीं हुआ है। बहुत छोटा नंबर है ये, 2% इज अ वेरी स्मॉल नंबर। हाउएवर इन द लेट 1990s, अब 1990s में क्या हुआ था अपने सबको पता है, इकोनॉमिक रिफॉर्म आए थे इंडिया में, एलपीजी आया था, नई कंपनीज आई थी, प्राइवेट कंपनीज आई थी, ग्लोबल कंपनीज आई थी। There was a decline in employment growth and reached the level of growth that India had in the early stages of planning. इंडिया में एम्प्लॉयमेंट का जो ग्रोथ है वो डिक्लाइन हुआ था। अब इसके पीछे बहुत सारे रीजंस हैं, हम लोग धीरे धीरे रीजंस पढ़ते हैं, और इस कंसेप्ट का एक नाम भी है, हम उसको भी पढ़ते हैं। ड्यूरिंग दिस टाइम पीरियड द इकोनॉमी विटनेस ऑफ द ट्रेंड ऑफ जॉबलेस ग्रोथ। अब ये वो टर्म है जिसकी मैं बात कर रहा था, समझो। व्हाट डू यू मीन बाय ग्रोथ? हमने आईडी के चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा है, ग्रोथ का मतलब होता है जीडीपी बढ़ाना, यानी इंडिया में जीडीपी वाज इंक्रीजिंग बट इट वाज जॉबलेस। जनरली क्या होता है, जब जीडीपी बढ़ती है ना तो एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ता है। क्यों? जीडीपी का मतलब क्या है? प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अब आपको अगर गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करने हैं तो यू नीड लेबर, तो एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा। जनरली ऐसा होता है। बट इस टाइम में लेट 1990s में हमको क्या देखने को मिला था कि जीडीपी तो बढ़ रही थी लेकिन एम्प्लॉयमेंट वाज नॉट इंक्रीजिंग। इस टर्म को बोला जाता है जॉबलेस ग्रोथ। ग्रोथ हो रही है लेकिन जॉब में इंक्रीज नहीं हो रहा। अ सिचुएशन व्हेन द इकोनॉमी इज एबल टू प्रोड्यूस मोर गुड्स एंड सर्विसेज। मोर गुड्स एंड सर्विसेज का मतलब क्या है कि हमारा जीडीपी इज इंक्रीजिंग विदाउट अ प्रपोर्शनेट इंक्रीज इन द एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, लेकिन हमारी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी उस रेट पे नहीं बढ़ रही। इसको बोलते हैं जॉबलेस ग्रोथ। इन अदर वर्ड्स, इट इज अ सिचुएशन व्हेन देयर इज एन ओवरऑल एक्सेलरेशन इन द ग्रोथ ऑफ द जीडीपी इन द इकोनॉमी विदाउट करस्पॉन्डिंग एक्सपांशन इन द एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। सेम लाइन को थोड़ा अच्छी इंग्लिश में लिखा है और कुछ नहीं है। एक ऐसा सिचुएशन जहां पे जीडीपी तो बढ़ रहा है लेकिन एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन इंप्रूव नहीं हो रही, उसको हम बोलते हैं जॉबलेस ग्रोथ। ये ग्राफ आप देख सकते हो, देखो ये जीडीपी का ग्राफ है, ठीक है। ये 1990s के बाद से आप देखो, ये 1990s का पीरियड है, लेट 1990s का पीरियड से आप देखो क्या हो रहा है। जीडीपी तो फटाफट ऊपर भाग गई लेकिन हमारा एम्प्लॉयमेंट अभी भी इस रेंज में फंसा हुआ है। तो जीडीपी इज इंक्रीजिंग बट द एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इन इंडिया रिमेन स्टैग्नेंट, कांस्टेंट। इस सिचुएशन को हम बोल रहे हैं जॉबलेस ग्रोथ। क्लियर? अब देखो चेंजिंग स्ट्रक्चर ऑफ एम्प्लॉयमेंट। इस पॉइंट को समझाने से पहले मैं आपको समझा दूं, आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर ऐसा क्यों हो रहा है कि जीडीपी बढ़ रहा है लेकिन जॉबलेस ग्रोथ हो रही है, यानी एम्प्लॉयमेंट नहीं बढ़ रहा। इसका सिंपल रीजन है कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक्स। इसका सिंपल रीजन है टेक्नोलॉजी। पहले क्या होता था 1990s के पहले, अगर मुझे ज्यादा प्रोडक्शन करना है तो मुझे ज्यादा लोगों को एम्प्लॉय करना पड़ेगा। लेकिन जैसे ही ग्लोबलाइजेशन हुआ, हमने नई नई टेक्नोलॉजीज करनी इंपोर्ट करी, इनोवेशन इन्वेंशन बढ़ गया, तो अब क्या हो रहा है, अब लेबर को रिप्लेस कर रही है मशीन्स। तो अब जो काम पहले 5 लेबर मिलके करते थे वो शायद अब एक मशीन कर रही है। तो ये 5 लोगों की नौकरी तो गई लेकिन वो मशीन तो प्रोडक्शन कर रही है, तो जीडीपी तो बढ़ रहा है लेकिन हमारी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इंक्रीज नहीं हो रही। तो ये एक सिंपल रीजन है, बिकॉज वी हैव शिफ्टेड फ्रॉम एलआईटी टू सीआईटी। व्हाट इज एलआईटी? लेबर इंटेंसिव टेक्निक से हम शिफ्ट हो गए हैं कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक्स के ऊपर। क्लियर? चलो अब ये चालू करते हैं चेंजिंग स्ट्रक्चर ऑफ एम्प्लॉयमेंट। India being an agrarian nation, the majority of the India's population lives in rural areas and is dependent on agriculture for livelihood. हमें पता है कि इंडिया अभी भी एक agrarian nation है, यानी agriculture based nation है। तो majority people आज भी रूरल एरिया में रहते हैं और वो एग्रीकल्चर पे ही अपना लाइवलीहुड उनका डिपेंड करता है। The developmental strategies in many countries, including India, have always targeted reducing the proportion of people depending on agriculture. इंडिया ने हमेशा से कोशिश किया है कि लोग एग्रीकल्चर सेक्टर पे अपनी डिपेंडेंस को थोड़ा सा कम करें, वो दूसरे सेक्टर्स में शिफ्ट करें, जैसे कि इंडस्ट्रियल सेक्टर या टर्शरी सेक्टर। ठीक है, 74.3%, कितना बड़ा नंबर है, 74.3% ऑफ द वर्कफोर्स was engaged in the primary sector. प्राइमरी सेक्टर मतलब एक तरीके से एग्रीकल्चर की बात हो रही है। इन 1972-1973 मतलब 1972 में
इंडिया का 74.3% ऑफ द वर्कफोर्स वाज इन एग्रीकल्चर सेक्टर, विच डिक्लाइन टू 44.6%, जो बहुत अच्छा डिक्लाइन है। ये ऑलमोस्ट 30% से डिक्लाइन हो गया है इन द ईयर 2017-18। अ नोटिसेबल शिफ्ट फ्रॉम फार्म एक्टिविटीज टू नॉन फार्म एक्टिविटीज, यानी फार्म मतलब यहां पे बात हो रही है एग्रीकल्चर से नॉन एग्रीकल्चर पे। सेकेंडरी एंड द सर्विस सेक्टर, यानी सेकेंडरी एंड द टर्शरी सेक्टर आर शोइंग अ प्रॉमिसिंग फ्यूचर फॉर द इंडियन वर्कफोर्स, as shares of these sectors have increased from 10.9% to 24.4% and 31% respectively। अब अगर आपको ये लग रहा है कि क्या मुझे नंबर्स याद करने की जरूरत है, नहीं, आपको नंबर्स नहीं याद करने हैं। आपसे नंबर्स याद हो जाते हैं, वेरी गुड, नहीं याद होते हैं कोई बात नहीं, आपको नंबर याद रखने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि एग्रीकल्चर में पिछले कुछ सालों में हमने डिक्लाइन देखा है वर्कफोर्स का, लेकिन बाकी दोनों सेक्टर जिसको हम बोलते हैं सेकेंडरी सेक्टर एंड द टर्शरी सेक्टर, उसमें वर्कफोर्स में इंक्रीज देखने को मिला है। बस इतना याद रखो, एग्रीकल्चर में गिरा है, सेकेंडरी और टर्शरी में बढ़ा है, बस इतना याद रखो। आगे बढ़ते हैं। देखो पहले 74.3% था एग्रीकल्चर में, अब है 44.6। सेकेंडरी सेक्टर में सिर्फ 10% था, अब है 24.4, डबल से भी ज्यादा हो गया है। टर्शरी में था 14.8, अब हो गया है 31, ये भी डबल से ज्यादा हो गया। यानी हम क्या देख रहे हैं कि लोग प्राइमरी सेक्टर को छोड़ रहे हैं और सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर पे आ रहे हैं। क्लियर? नंबर्स मैं वापस बोल रहा हूं, याद रखने की जरूरत नहीं है। बहुत 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक, कैजुअलाइजेशन ऑफ द वर्कफोर्स। वर्कफोर्स का मतलब क्या था? क्विक रिवीजन, व्हाट वाज द मीनिंग ऑफ द वर्ड वर्कफोर्स? याद करो, जो लोग एक्चुअली में काम कर रहे हैं वो हमारा वर्क फोर्स है। वर्क मतलब काम, तो जो लोग काम कर रहे हैं वो हमारे वर्क फोर्स हैं। वर्क फोर्स में हमने क्या देखा? एक वर्ड लिखा हुआ है कैजुअलाइजेशन। इसमें आपने कैजुअल वर्ड पढ़ा ना अभी थोड़ी देर पहले। क्या था कैजुअल? 3 टाइप के वर्कर्स थे, सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स, रेगुलर सैलरीड वर्कर एंड द कैजुअल वर्कर। तो कैजुअल वर्कर से रिलेटेड है ना कहीं पे ये। देखते हैं। Over the last 3 decades, there has been a considerable shift of the self-employed and the regular salaried employees to the casual wage worker। मतलब पिछले 30 सालों में, 3 decades का मतलब होता है 30 years। पिछले 30 years में हमने देखा है कि लोग सेल्फ एम्प्लॉयड कैटेगरी को छोड़ के रेगुलर सैलरीड कैटेगरी में आ रहे हैं या तो कैजुअल वेज वर्कर बन रहे हैं। क्यों? इसका भी हम रीजन पढ़ेंगे। The process of moving from self-employment and the regular salaried employment to the casual wage worker is known as casualization of the workforce। Casualization of the workforce, जो काम कर रहे हैं वो कहां काम करना चाहते हैं? कैजुअल वर्कर की कैटेगरी में। सिंपल हिंदी में आपको समझाऊं, लोग अगर नौकरी ढूंढ रहे हैं, लोग काम करने का सोच रहे हैं, तो वो सोचते हैं क्या करें? बिजनेस? नहीं। रेगुलर सैलरीड वर्कर? नहीं। कैजुअल वर्कर? यस। People are shifting from self-employment, regular salaried worker to casual work। इसको बोलते हैं कैजुअलाइजेशन ऑफ द वर्कफोर्स। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है, क्यों बिजनेस छोड़ के मैं ये कैजुअल वर्कर क्यों बनूं? क्यों कैजुअल वर्कर बने? क्योंकि आपके दिमाग में क्वेश्चन है कैजुअल वर्कर मतलब तो ओला राइडर, जोमेटो पे जो डिलीवरी करता है वो कैजुअल वर्कर। भैया ऐसा नहीं होता है। आज आप देखो यूट्यूब फेस्ट होता है ना, उस पे बड़े बड़े ये फोटोग्राफर्स, सिनेमेटोग्राफर्स आते हैं जो पूरा इवेंट कवर करते हैं। वो कौन है? वो भी एक कैजुअल वर्कर है। वो 2 दिन के इवेंट में इतना पैसा कमाते हैं जो एक बिजनेसमैन 6 महीने में नहीं कमाता है। वेडिंग फोटोग्राफर्स की हम बात करते हैं, आजकल आप देखो जो अच्छे वेडिंग फोटोग्राफर्स है वो 4 दिन की शादी के 4-4, 5-5 लाख रुपए चार्ज कर रहे हैं। क्या वो रेगुलर सैलरीड वर्कर है? नहीं, वो कैजुअल वर्कर है। उनको जहां काम मिलता है वो उधर चल जाते हैं। तो ऐसे देखो, कैजुअल वर्कर का मतलब सिर्फ एक ओला ड्राइवर या रैपिडो ड्राइवर या जोमेटो डिलीवरी बॉय नहीं होता है। कोई भी ऐसा इंसान जो अपनी शर्तों पे काम कर रहा है, ना उसने बिजनेस डाला है, ना वो किसी के अंडर में काम कर रहा है, उसको जो काम देता है वो उसके यहाँ पे जाके काम कर देता है, दैट इज अ कैजुअल वर्कर। तो माइंडसेट बदलो, कैजुअल वर्कर मतलब सिर्फ रैपिडो ड्राइवर या जोमेटो डिलीवरी बॉय नहीं होता। क्लियर? कैजुअलाइजेशन ऑफ द वर्कफोर्स। रीजंस जो आपके दिमाग में क्वेश्चन था, क्यों लोग क्यों काम नहीं कर रहे हैं, क्यों बिजनेस नहीं कर रहे, क्यों जॉब नहीं कर रहे, क्यों कैजुअल वर्कर बन रहे हैं? 4 रीजन है, एक नहीं 4 दे रहा हूं। सबसे पहला, लो स्कोप ऑफ अर्निंग। क्या लिखा हुआ है? मार्जिनल फार्मर्स एंड सेल्फ एम्प्लॉयड फार्मर्स आर बिकमिंग कैजुअल वर्कर बिकॉज ऑफ द लो स्कोप ऑफ अर्निंग इन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज।
इंसान को ऐसा लगता है कि भाई मैं अपना खेत खरीदूं, उसके ऊपर फर्टिलाइजर डालूं, सीड्स खरीदूं, ट्रैक्टर, ट्यूबवेल फैसिलिटी, इरिगेशन फैसिलिटीज, इतना खर्चा करूं और फिर कमाई कितनी है आप खुद देख लो। आपके फादर, आपके पेरेंट्स नहीं बोलते हैं क्या कि पहले का टाइम अलग था और आज का टाइम अलग है, पहले मार्जिन अच्छे थे अब मार्जिन कम हो गए हैं। बिजनेस में अर्निंग पोटेंशियल बहुत कम हो गया है बिकॉज ऑफ लार्ज कंपटीशन। पहले कुछ बिजनेसमैन थे, अब इतने बिजनेसमैन हो गए हैं सेम काम करने वाले की अर्निंग का स्कोप कम हो गया है। एक और रीजन अगर मैं आपको देता हूं तो दैट इज क्रेडिट फैसिलिटी। आजकल इतने लोग हुए हैं बिजनेस करने वाले कि बिजनेसमैन जनरली उधार पे काम करते हैं कि हाँ आप आज सामान ले जाओ, पैसा 3 महीने बाद दे देना मेरे को। तो उसके कारण भी तो अर्निंग रुक जा रहा है ना, पैसा रुक जा रहा है आपका। अगर कोई भी एक पार्टी ने बैड डेट क्रिएट कर दिया आपके लिए, मैं पैसा नहीं दूंगा, पूरी अर्निंग खत्म आपकी, पूरे साल भर का कमाया हुआ एक ही पार्टी पे आपने खत्म कर दिया। सेकेंड, डिस्प्लेसमेंट ऑफ वर्कर्स। डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है समझते हैं। Displacement of workers from large industries in urban areas have shifted the status of regular worker to casual worker. इसको ऐसे समझो, प्लेसमेंट मतलब क्या होता है, आपने बीएसटी में पढ़ा है, प्लेसमेंट मतलब जॉब देना। तो डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या हुआ, जॉब से निकालना। आए दिन हम न्यूज में पढ़ते हैं कि कोई भी एक बड़ी आईटी कंपनी ने 5000 लोगों को काम से निकाल दिया, जोमैटो ने 500 लोगों को काम से निकाल दिया, पेटीएम ने इतने लोगों को काम से निकाल दिया। आज के दिन में अगर किसी भी बिजनेसमैन को अपना प्रॉफिट बचाना है तो सबसे अच्छा तरीका उसको लगता है एम्प्लॉइज को निकाल दो। तो आज के दिन में एक रेगुलर वर्कर के मन में डर है कि आज मेरे पास में नौकरी है, कल मेरे पास में नौकरी नहीं बची तो मैं क्या करूंगा। उस डर के कारण वो रेगुलर वर्कर नहीं बनना चाहता है, वो बनना चाहता है कैजुअल वर्कर। क्योंकि कैजुअल वर्कर एक कंपनी पे डिपेंड नहीं करता है, उसको तो जहां काम मिलेगा वो उधर चल जाएगा, तो नौकरी जाने का डर ही नहीं है, जहां काम मिलेगा उधर चले जाएंगे हम। Third point, slow growth. There is slow growth of employment in the organized sector due to which people are taking up casual jobs. हमारी जॉब में ग्रोथ कितनी है, आपको क्या लगता है? सैलरी आज आपकी 10,000 है तो कल अचानक से 50,000 हो जाएगी क्या? नहीं, यू स्टार्ट विद 20-25,000, फिर आपकी नेक्स्ट ईयर सैलरी होती है 27-28,000, फिर 30-32,000, ऐसे कर करके 10 साल में जो सैलरी यू ज्वाइंड एट 25,000 रीचेस टू 60-70,000। और 10 साल के बाद में आप सोचते हो मैंने अपना प्राइम ऑफ द लाइफ, हाईएस्ट एनर्जी वाला टाइम खराब कर दिया इन जस्ट अर्निंग दिस मच। देयर इज स्लो ग्रोथ। तो अब ये तो हो गई बुराइयां। किसकी बुराई हो गई? सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की और रेगुलर सैलरीड वर्कर की। अब समझते अच्छाइयां, किसकी? कैजुअल वर्कर की। तो देयर इज इंक्रीज्ड डिमांड। डिमांड बहुत बढ़ रही है। क्यों बढ़ रही है? There is an increase in demand for the casual worker in expanding construction, trade, service activities in rural area, which leads to casualization of the workforce. इतना काम हो रहा है कंस्ट्रक्शन एरिया में, आईटी सेक्टर में, इतना ज्यादा हमारा काम बढ़ रहा है कि कैजुअल वर्कर्स की डिमांड बढ़ गई है। अच्छा, आप एक बिजनेसमैन के जैसे देखो, रेगुलर वर्कर रखने में आपको भी हार्म है। क्या हार्म है? उसकी फिक्स सैलरी देनी पड़ेगी, आपके पास में काम नहीं है फिर भी उसकी सैलरी तो आपको पे करनी ही पड़ेगी। उससे अच्छा है कैजुअल वर्कर रख लो, जितना काम होगा उतना पैसा देंगे, आपके लिए भी अच्छा उसके लिए भी अच्छा। तो कैजुअल वर्कर की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ रही है। इस कंसेप्ट को बोलते हैं कैजुअलाइजेशन ऑफ द वर्कफोर्स। और आपके दिमाग में जो था कि क्यों ऐसा हो रहा है, तो ये रहे रीजंस। देयर आर 4 रीजंस: लो स्कोप ऑफ अर्निंग, डिस्प्लेसमेंट ऑफ वर्कर, स्लो ग्रोथ एंड इंक्रीज डिमांड ऑफ द कैजुअल वर्कर्स। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ द इंडियन वर्कफोर्स। अब ये भी है, देखो हमारा स्ट्रक्चर चेंज का बात हो रहा है, हमने पढ़ा। तो स्ट्रक्चर चेंज में हमने क्या देखा? सबसे पहले तो लोग रेगुलर वर्कर और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को छोड़ के आ रहे हैं कैजुअल वर्कर। दूसरा, इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ द वर्कफोर्स। वर्कफोर्स का मतलब भाई जो लोग काम कर रहे हैं, तो सब लोग काम कौन से सेक्टर में करना चाहते हैं? इनफॉर्मल सेक्टर में। क्या होता है एक इनफॉर्मल सेक्टर, क्या होता है एक फॉर्मल सेक्टर? ये जो आपने बीएसटी में पढ़ा है ये वो फॉर्मल और इनफॉर्मल नहीं है, इसको मैं समझाता हूं क्या है, फटाफट खत्म करेंगे भी। Since independence, the main objective of Indian planning is to raise the standard of living of the people by providing them jobs and job security. इंडियन गवर्नमेंट ने हमेशा से ट्राई किया लोगों को नौकरी मिले, तो उससे क्या होगा? उनका भी ग्रोथ होगा, कंट्री का भी ग्रोथ होगा। It has been stressed that industrialization would bring surplus workers from agriculture to industries with a better standard of living. जो हमने पढ़ा कि हर कंट्री की गवर्नमेंट ट्राई करती है कि एग्रीकल्चर से हमें हमारे वर्कर्स को शिफ्ट करना है। तो गवर्नमेंट ने क्या किया? गवर्नमेंट ने इंडस्ट्रियलाइजेशन के ऊपर ध्यान दिया।
गवर्नमेंट को ऐसा लगा अगर इंडस्ट्रीज बढ़ेगी तो लोग एग्रीकल्चर छोड़ छोड़ के इंडस्ट्रियल सेक्टर में आएंगे. However, even after 70 years of planned development, more than half of the Indian workforce depends on agriculture as the major source of livelihood. 70 साल की प्लानिंग के बाद में भी आज भी हमारे more than 50% of the people are still based on agriculture sector. Over the years, the quality of employment has also deteriorated. Even after working for more than 10-20 years, some workers do not get maternity benefits, provident fund, gratuity or pension. ये हार्श रियलिटी है इंडिया का. कुछ लोग एक ही कंपनी में 10-20 साल तक भी काम कर देते हैं, फिर भी उनको कोई भी बेनिफिट्स नहीं मिलते हैं. एम्प्लॉइज इन द प्राइवेट सेक्टर गेट अ लोअर सैलरी. जो मैंने अभी आपको समझाया, सैलरी बहुत कम होती है. आपको हमेशा ऐसा लगता रहता है कि काम तो मैं कर रहा हूं और पैसा मुझे देते नहीं है. एज कंपेयर टू द एम्प्लॉइज डूइंग द सेम वर्क इन द पब्लिक सेक्टर. गवर्नमेंट जॉब, उसमें पैसा ज्यादा है, प्राइवेट सेक्टर में आपको निचोड़ देते हैं पूरा. The employment structure in India can be studied with respect to two kinds of sector, formal sector and the informal sector. जो मैंने अभी आपको बताया, BST वाले formal informal नहीं है, ये economics के formal informal है. What do you mean a formal or an organized sector? All the public and private sector enterprise that employ 10 or more than 10 hired workers come under the category of formal या organized sector. कोई भी पब्लिक कंपनी हो, प्राइवेट कंपनी हो, पब्लिक एंटरप्राइज, प्राइवेट एंटरप्राइज, कोई फर्क नहीं पड़ता है. अगर उस एंटरप्राइज ने 10 से ज्यादा लोगों को हायर किया हुआ है तो वो किस कैटेगरी में आ जाएगा? फॉर्मल या ऑर्गेनाइज सेक्टर की कैटेगरी में आ जाता है. द फॉर्मल और ऑर्गेनाइज सेक्टर कंसिस्ट ऑफ ऑल द कंपनीज और एंटरप्राइज वेयर द एम्प्लॉइज हैव रेगुलर एंड गारंटी वर्क एंड वेजेस. बड़ी कंपनीज है तो वो रेगुलर जॉब्स, रेगुलर सैलरी, रेगुलर काम देती है, जॉब सिक्योरिटी होती है एम्प्लॉइज के पास में. फॉर्मल सेक्टर एम्प्लॉइज के पास में फिक्स सैलरी और जॉब सिक्योरिटी होती है. द फॉर्मल सेक्टर हैज सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशंस एंड वर्क्स बाय द फॉलोइंग फॉर्मल प्रोसीजर्स. In India, the employees of central and state government, banks, railways, and so on can be called organized or ऑर्गेनाइज सेक्टर वर्कर्स. ये जितने भी पब्लिक सेक्टर वर्कर्स हैं, बड़ी बड़ी रेलवे की है या बड़ी बड़ी कंपनीज के हैं, इसको हम बोलते हैं फॉर्मल सेक्टर वर्कर्स. यानी कोई भी ऐसा आदमी जो फॉर्मल सेक्टर में काम कर रहा है उसको हम फॉर्मल सेक्टर वर्कर या फॉर्मल सेक्टर एम्प्लॉय कहेंगे. द वर्कर्स आर प्रोवाइडेड विद राइट टू फॉर्म अ ट्रेड यूनियन in order to protect their rights and interests. What do you mean by a trade union? संगठन. वर्कर्स ने अपना एक यूनियन बना लिया है, किसी भी वर्कर के साथ में गलत हुआ है तो सब लड़ने चले जाएंगे. तो फॉर्मल सेक्टर वर्कर्स के पास में राइट होता है कि वो अपना खुद का एक यूनियन बना सकते हैं. Regardless of having so many benefits, it only constitutes of 6%. इतने सारे बेनिफिट होने के बावजूद अगर 100 people are working in India, only 6 people या फिर 6% of the people work in the formal sector. The remaining 94 people or 94% of the people work in informal sector. The workers working in the formal or organized sector are known as formal sector workers. The workers of the formal sector enjoy social security benefit and earn more than the worker of an informal sector. सैलरी ज्यादा है, ट्रेड यूनियन बनाने का इनके पास में राइट है, जॉब सिक्योरिटी है, सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स है. इतना सब कुछ होने के बावजूद इंडिया का सिर्फ 6% ऑफ द वर्कफोर्स वर्क्स इन फॉर्मल सेक्टर. क्यों, क्या, कैसे, सब देखते हैं आगे. इनफॉर्मल और अनऑर्गेनाइज सेक्टर, तो इसका एकदम उल्टा कर दो तो वो हमारा इनफॉर्मल या फिर अनऑर्गेनाइज सेक्टर बन जाता है. ऑल द प्राइवेट एंटरप्राइजेस दैट हायर लेस देन 10 पीपल come under the category of informal या unorganized sector. The unorganized sector consists of activities that focus on the primary production of goods and services and generation of employment and income on small scale basis. इनका काम बड़ा छोटा है. In this sector, there is no guarantee of fixed job, wages and no fixed working hours. यहाँ पे कुछ नहीं है, जॉब सिक्योरिटी नहीं है, फिक्स सैलरी नहीं है, क्या काम करना है वो नहीं पता है, कितनी देर काम करना है वो भी नहीं पता है. The workers in the sector do not have any such rules or regulations and they use outdated technology. कोई ट्रेड यूनियन बनाने का राइट नहीं है, कोई रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं है. This sector constitutes around 94% of the total workforce. मैंने आपको बताया अगर टोटल 100 वर्कर्स है तो उसमें फॉर्मल में है सिर्फ 6, इनफॉर्मल में है 94, जो अभी 94 हम पढ़ रहे हैं. The workers working in the formal or organized sector are called, sorry यहाँ पे आएगा informal and unorganized, sorry typing mistake.
जो भी वर्कर इनफॉर्मल या अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करता है उसको बोलते हैं इनफॉर्मल सेक्टर वर्कर्स. क्लियर? The employment opportunities in this sector depend on the market conditions. That is, when there is favorable market conditions, the employers hire the workers. When there is slowdown, they do not hire the workers. मार्केट में तेजी है, काम है, तो इन इनफॉर्मल वर्कर्स को काम मिल जाएगा. अगर मार्केट में मंदी है, मार्केट में काम ही नहीं है, तो इन लोगों को काम नहीं मिलेगा. याद दिला रहा हूं वापस, इनके पास में फिक्स जॉब, फिक्स सैलरी नहीं होती है. क्लियर? इंपॉर्टेंस ऑफ इनफॉर्मल सेक्टर. इतना सब कुछ पढ़ने के बाद में भी हम पढ़ रहे हैं कि इनफॉर्मल सेक्टर की क्या अच्छाइयां या इंपॉर्टेंस है, क्यों जरूरी है इनफॉर्मल सेक्टर. ड्यू टू द फेलियर ऑफ द फॉर्मल सेक्टर इन जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट, इंडिया स्टार्टेड पेइंग अटेंशन टू एंटरप्राइजेज एंड वर्कर्स इन द इनफॉर्मल सेक्टर. फॉर्मल सेक्टर सिर्फ 6% लोगों को काम दे पा रहा है, तो बाकी काम कौन देगा? इनफॉर्मल सेक्टर देगा. With the effort of the International Labour Organization, जिसको हम ILO कहते हैं, the Indian government has initiated the modernization of informal sector enterprises and provision of the social security measures to the informal worker. पहले हम जो पढ़ रहे थे कि टेक्नोलॉजी आउटडेटेड है, तो इंडियन गवर्नमेंट ट्राई कर रही है टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करने की. पहले हमने जो पढ़ा कि इन लोगों को कोई भी सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट नहीं मिलते हैं, तो अब गवर्नमेंट धीरे धीरे ट्राई कर रही है सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट देने की. जस्ट गिविंग यू एन एग्जांपल, थोड़े टाइम पहले जोमैटो और इन सब कंपनीज के ऊपर रूल लगाया गया था कि भले ही आपके जो राइडर्स हैं उसको आप कैजुअल वर्कर की कैटेगरी में डालते हो, लेकिन अगर ड्राइव करते करते उन लोग का एक्सीडेंट हो जाता है तो कंपनी को इंश्योरेंस देना पड़ेगा. अगर उनकी डेथ हो जाती है तो इंश्योरेंस लेके रखो, इंश्योरेंस कंपनी विल पे. दिस इज सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट. ठीक है, तो गवर्नमेंट ट्राई कर रही है कि कैजुअल या फिर इनफॉर्मल सेक्टर में भी थोड़ा बहुत सोशल सिक्योरिटी को इंट्रोड्यूस किया जाए. क्लियर? अब ये नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वर्कफोर्स इन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल सेक्टर. अगेन ये नंबर्स है, मैं आपको वापस बोल रहा हूं, नंबर्स याद करने की जरूरत नहीं है, पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा पढ़ लेते हैं फटाफट. फॉर्मल वर्सेस इनफॉर्मल, मेल वर्सेस फीमेल. अब फॉर्मल इनफॉर्मल में आउट ऑफ 473 मिलियन इतने वर्कर्स हैं हमारी कंट्री में, 30 मिलियन वर्कर्स आर इनफॉर्मल, जो हमें पता था ऑलरेडी बहुत छोटा नंबर होगा, एंड 443 मिलियन वर्कर्स आर इन इनफॉर्मल. ये इनफॉर्मल आएगा, सॉरी यहाँ पे अगेन टाइपिंग मिस्टेक है, दिस इज इनफॉर्मल. ठीक है, इट मींस दैट ओनली 6%, हम पहले भी पढ़ चुके हैं, सिर्फ 6% है हमारे फॉर्मल सेक्टर में, बाकी 94% है हमारे इनफॉर्मल सेक्टर में. मेल फीमेल की अगर हम बात करते हैं तो फॉर्मल सेक्टर में आउट ऑफ 30 मिलियन, देखो हमारे टोटल फॉर्मल वर्कर्स कितने, 30 मिलियन, उसमें से मेल कितने, 24. ओनली 6 मिलियन आर फीमेल वर्कर्स. 30 में से 24 मिलियन आर मेल वर्कर्स. मतलब ये ओवर डोमिनेटेड है बाय द मेल सेक्टर. फीमेल वर्कर कितने हैं, मात्र 20%, दैट इज 6 मिलियन. इन द इनफॉर्मल सेक्टर आउट ऑफ द 443 मिलियन, मेल वर्कर कितने हैं, 70%, एंड फीमेल वर्कर कितने हैं, 30%. तो यहाँ पे फिर भी फीमेल हमें ज्यादा देखने को मिलती है. फॉर्मल सेक्टर में फीमेल कितनी है, ओनली 20%. इनफॉर्मल में कितनी है, 30%. तो रेशियो इनफॉर्मल सेक्टर में फीमेल वर्कर्स का थोड़ा ज्यादा है. आगे देखते हैं, फॉर्मल सेक्टर वर्कर, इनफॉर्मल सेक्टर वर्कर्स में क्या डिफरेंस है, फटाफट खत्म करते हैं. मीनिंग, फॉर्मल सेक्टर वर्कर्स जो होते हैं वो फॉर्मल सेक्टर में काम करते हैं, पीपल हु वर्क इन द ऑर्गेनाइज सेक्टर और द फॉर्मल सेक्टर आर फॉर्मल सेक्टर वर्कर. इनफॉर्मल सेक्टर वर्कर क्या होता है, जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं. सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट इनको मिलता है, इनको नहीं मिलता है. थर्ड पॉइंट, लेबर लॉज. यहाँ पे लेबर लॉज लगते हैं, लेबर लॉ फॉर्म किया जाता है गवर्नमेंट के थ्रू, जबकि यहाँ पे कोई ऐसे लॉस नहीं होते हैं. गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशंस यहाँ पे अप्लाई नहीं होते हैं. ट्रेड यूनियन ये लोग बना सकते हैं, ये लोग नहीं बना सकते हैं. अब लॉजिकली एक बात समझो ना, व्हाट इज ट्रेड यूनियन. ट्रेड यूनियन मतलब संगठन होता है, ग्रुप होता है. तो ग्रुप कहाँ बनता है, जहाँ ज्यादा लोग होते हैं. यहाँ पे तो 10 से कम लोग हैं, तो किस चीज का ग्रुप बनेगा, ऐसा समझ लो आप. फिर अर्निंग यहाँ पे ज्यादा होता है, यहाँ पे कम होता है. फिर शेयर इन द वर्कफोर्स ओनली 6%, जबकि इनफॉर्मल सेक्टर इज 94%. फिर लास्ट पॉइंट है हमारा टैक्स बेनिफिट. द एंटरप्राइजेस इन द सेक्टर आर लाइसेंस एंड आर लायबल टू पे टैक्सेस टू द गवर्नमेंट. ये लोग जितने भी फॉर्मल सेक्टर एंटरप्राइजेस हैं वो गवर्नमेंट को टैक्स पे करती है. यहाँ पे दे आर नॉट लायबल टू पे टैक्स टू द गवर्नमेंट. अब ये टॉपिक इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आप 2 से 3 या 4 पॉइंट याद करके चले जाओ, दैट इज मोर देन इनफ. क्लियर? अनएम्प्लॉयमेंट. अब हम चैप्टर के एंड के एकदम नजदीक हैं.
ये ऑलमोस्ट आपका लास्ट टॉपिक है, अनएम्प्लॉयमेंट है। जैसे पसीने आपके इनके छूट रहे हैं, वैसे आपके छूट रहे हैं, मेरे छूट रहे हैं। कि चैप्टर कितना बड़ा है? चैप्टर बड़ा नहीं है, सिर्फ कंसेप्ट है। कैजुअलाइजेशन पढ़ लो, इनफॉर्मलाइजेशन पढ़ लो, नंबर्स आपको याद करने नहीं है, ठीक है। हु इज अ वर्कर याद कर लो, मल्टी फेसेटेड क्यों है ये याद कर लो, बस ये 4-5 टॉपिक है इस चैप्टर में। जॉबलेस ग्रोथ याद कर लो। व्हाट इज अनएम्प्लॉयमेंट? क्या होता है अनएम्प्लॉयमेंट? सिंपल सी बात है, जिनके पास में काम नहीं है, एम्प्लॉयमेंट नहीं है, वो अनएम्प्लॉयमेंट। सिंपल। देखो, अब इसमें भी दो चीजें होती है जो आपको समझनी पड़ेगी। एक वो इंसान है जिसके पास में मैं काम लेके जा रहा हूं, फिर भी वो बोल रहा है मुझे काम नहीं करना, तो क्या मैं उसको अनएम्प्लॉयमेंट की कैटेगरी में काउंट करूंगा? नहीं। जो इंसान को काम करना ही नहीं है, तो उसके लिए एम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट क्या काउंट करना? ही डज नॉट वांट टू वर्क। अनएम्प्लॉयमेंट किसको बोलते हैं? हम किसको बोलेंगे कि ओके दिस पर्सन इज अनएम्प्लॉयड? हम बोलेंगे उस इंसान को अनएम्प्लॉयड जिसको काम करना है, वो काम करना चाहता है, वो काम करने को तैयार है, ही इज केपेबल, अवेलेबल टू वर्क, बट फिर भी उसको काम नहीं मिल रहा है, तो हम बोलेंगे अरे ये बेचारा अनएम्प्लॉयड है। क्लियर? तो यू हैव टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ वॉलेंटरी एंड इनवॉलेंटरी। वॉलेंटरी मतलब मैं अपनी मर्जी से घर पे बैठा हूं, तो वो सरकार की प्रॉब्लम नहीं है। सरकार की प्रॉब्लम वो लोग हैं जो काम करना चाहते हैं, फिर भी उनको काम नहीं मिल रहा है। तो अगर आप वॉलेंटरीली अनएम्प्लॉयड हो, आप अपनी मर्जी से अनएम्प्लॉयड हो, तो दैट इज योर प्रॉब्लम। ठीक है। तो गवर्नमेंट बात करती है, जब गवर्नमेंट बोल रही है अनएम्प्लॉयमेंट, तो गवर्नमेंट क्या बोल रही है? अनएम्प्लॉयमेंट रेफर्स टू अ सिचुएशन इन विच पीपल आर विलिंग टू वर्क, एबल टू वर्क एट द एग्जिस्टिंग वेज रेट। जो वेज रेट, जो सैलरी रेट चल रहा है वो मुझे दे दो, मैं काम करने को तैयार हूं, फिर भी उसे काम नहीं मिल रहा है। स्टिल दे डू नॉट गेट वर्क। दे आर अवेलेबल टू वर्क, केपेबल टू वर्क, विलिंग टू वर्क, जो सैलरी मिल रही है उस पर काम करने को तैयार है, फिर भी उन्हें काम नहीं मिल रहा है, तो हम बोलेंगे दे आर अनएम्प्लॉयड। Unemployment is confined not only to unskilled worker, rather a sizable number of skilled worker fail to get jobs for long periods. हम जैसे बोलते हैं ना, हम मीम्स वगैरह देखते हैं कि इंजीनियर्स को तो जॉब ही नहीं मिल रही है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ अनस्किल्ड वर्कर ही घर पे बैठे हैं, काफी पढ़े लिखे स्किल्ड वर्कर्स भी हमारे जो हैं वो घर पे बैठे हैं, उन्हें भी काम नहीं मिलता। It must be noted that all those people who are not willing to work at the existing wage rates are not considered unemployed. जो मैंने आपको बोला, अगर मुझे काम करना ही नहीं है तो मैं अनएम्प्लॉयड की कैटेगरी में नहीं आऊंगा। क्लियर? सोर्सेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, हम अच्छा ये एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। हम अनएम्प्लॉयमेंट का डेटा कहां से कलेक्ट करते हैं? हमें कैसे पता चलता है कितने लोग अनएम्प्लॉयड है? क्या हम खुद घर घर जाके काउंट करते हैं? नहीं। हमें ये डेटा कौन देता है? तो देयर आर 3 ऑर्गेनाइजेशन। सबसे पहले सेंसस ऑफ इंडिया, सेंसस मतलब जनगणना, सेंसस ऑफ इंडिया हमको ये इंफॉर्मेशन देता है। दूसरा, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस रिपोर्ट्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट सिचुएशन, ये सब आपको याद करना पड़ेगा, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। डीजीईटी से आप याद कर सकते हो, डीजीईटी, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेनिंग एंड एम्प्लॉयमेंट एंड ट्रेनिंग डेटा ऑफ रजिस्ट्रेशन विद एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस। अभी 3 ऑर्गेनाइजेशन है, आपको इनका नाम याद करना पड़ेगा। आई कैंट हेल्प यू विद दैट। ये 3 सोर्सेज है जहां से हमें पता चलता है कि कितने लोग एम्प्लॉयड है, कितने लोग अनएम्प्लॉयड है। फटाफट आते हैं द टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट के ऊपर। अगर लोगों के पास में काम नहीं है, वो अनएम्प्लॉयड है, तो वो किस कैटेगरी में आते हैं? व्हाट आर द टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया? सबसे पहला जो हम इतने सालों से पढ़ते आ रहे हैं, दैट इज डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। क्या होता है डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट? फटाफट इसको हम खत्म करेंगे। डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट को हम हिडन अनएम्प्लॉयमेंट भी बोलते हैं। यहां पे क्या होता है, जितने लोग चाहिए उससे ज्यादा लोग काम कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक वर्कर 10 शर्ट्स बना सकता था, ठीक है, और मैक्सिमम प्रोडक्शन उस फैक्ट्री का 10 शर्ट्स का ही है, तो एक वर्कर इनफ था। अब अगर मैं एक और वर्कर हायर कर लेता हूं और वो दोनों मिलके भी 10 ही शर्ट बना रहे हैं, तो भाई दूसरा आदमी ने काम क्या किया आके? पहला आदमी भी 10 शर्ट बना रहा था, अब दोनों लोग मिलके 10 शर्ट बना रहे हैं, तो इसका एडिशनल प्रोडक्टिविटी तो कुछ है ही नहीं, 0 है। इसको हम बोलेंगे देयर इज डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। When the number of people that are working are more than the number of people that are actually required to perform the job, इसको हम बोलते हैं disguised unemployment। समझो, disguised unemployment is a situation where the number of workers engaged in the work is more than the number of workers that are actually required। एक आदमी चाहिए, 5 लोग काम कर रहे हैं, तो जो एडिशनल 4 लोग हैं वो कौन है? disguised unemployed। सेकेंड, another name for disguised unemployment is हिडन अनएम्प्लॉयमेंट। अभी बताया मैंने आपको। इट इज मोस्ट कॉमन टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन एग्रीकल्चर सेक्टर।
एमसीक्यू में आ गया, डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा कहां पे देखने को मिलता है, तो एग्रीकल्चर सेक्टर में। About 1/3 of the India's population were disguisedly unemployed in the late 1950s. The primary cause of hidden unemployment, hidden मतलब disguised unemployment, is that everyone appears to be working, but the marginal productivity of the excess labor is zero. इसको याद रखो, marginal productivity is zero. Marginal मतलब additional. समझो, मैंने अभी अभी आपको क्या बताया, एक वर्कर 10 शर्ट्स बना रहा था, अब 2 वर्कर मिलके भी 10 शर्ट्स ही बना रहे, तो जो नया बंदा आया है उसकी एडिशनल यानी कि मार्जिनल प्रोडक्टिविटी कितनी है, 0। ये सबसे खतरनाक बात है इस टाइप के अनएम्प्लॉयमेंट की, कि दूर से देखो तो ऐसा लगता है सब काम कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअली में जो एडिशनल वर्कर है उसकी प्रोडक्टिविटी इज 0। क्लियर? क्यों देखने को मिलता है हमको इतना ज्यादा डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट इंडिया में, वो समझ लेते हैं। सबसे पहले, पीपल आर फोर्स्ड टू वर्क इन फैमिली फार्म्स। ठीक है, लड़का है तो घर का बिजनेस ही करेगा, वैसे ही रूरल एरिया में अगर आप देखते हो तो लड़का है तो घर के खेत में ही काम करेगा। ठीक है, उसके पीछे एक और रीजन है, कोई और ऑल्टरनेटिव भी नहीं, दूसरे कोई बिजनेसेस नहीं है, इतना पैसा नहीं है, तो जो फार्म है उस पर काम करेंगे। दूसरा, द प्रोबेबिलिटी ऑफ हिडन अनएम्प्लॉयमेंट इज फर्दर इंक्रीज बाय स्मॉल लैंड होल्डिंग्स। देखो, पहले इतनी लैंड थी जिसमें एक आदमी फादर काम करता था, अब इस फादर के 2 बच्चे हुए, ए एंड बी, तो पहले अकेला आदमी ये पूरा फार्म के ऊपर काम करता था, अब 3 लोग इस फार्म के ऊपर काम कर रहे हैं, तो ये बाकी दोनों तो एक्चुअली में डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयड हो गए, क्योंकि फार्म की कैपेसिटी तो उतनी है ना जितना वो बना सकता है, एक आदमी इनफ था, अब 3 लोग आ गए। रीजन, क्योंकि फार्म इज वेरी स्मॉल। अगर यही फार्म इतना बड़ा होता तो पहले पापा जो है वो इस पे काम करते हैं, इस वाले लैंड पे, जो दूसरा लड़का ए वो इसमें काम कर लेता, बी होता वो इसमें काम कर लेता। हम डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयड क्यों? क्योंकि हमारे पास में बहुत छोटी छोटी लैंड्स है, जितने भी लोग, जैसे जैसे हमारी फैमिली बढ़ती जाएगी हम सब उसी फार्म के ऊपर काम करते जाएंगे, और सबका एडिशनल प्रोडक्टिविटी कितनी है, 0। People who live in joint families continue to work in the family farm, which contributes to the disguised unemployment. जैसे मैंने बोला, ज्वाइंट फैमिली, इंडिया में ज्वाइंट फैमिली सिस्टम है, तो सारे लोग अपना फैमिली बिजनेस ही ज्वाइन कर लेते हैं, फैमिली फार्म पे ही काम करने लग जाते हैं, तो उससे क्या होता है, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट और बढ़ जाता है। क्लियर? सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, अब ये हम सबको पता है व्हाट इज सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, जो कभी कभी उन लोगों को काम मिलता है, कुछ सीजन्स में उनको काम नहीं मिलता है। In India, seasonal unemployment is predominantly related to the agriculture. In agriculture, work is seasonal and the farmers do not have work to do on the farms for all the months of the year. Therefore, when there is no work for men to do on the farms, they go to the urban area and look for jobs. The moment the rainy season starts, they return to their villages. Simple. ये हमारे साथ में भी होता है, हमने भी देखा होगा। आप देखो, छुट्टी में लोग गांव पे चल जाते हैं, या फिर जब हार्वेस्टिंग सीजन आता है तो हमारे फैक्ट्रीज में काम करने वाले मजदूर वापस अपने खेत में चले जाते हैं, रूरल एरिया अपने गांव में चल जाते हैं। क्या लिखा हुआ है, एग्रीकल्चर में 12 के 12 महीने काम नहीं है, हार्वेस्टिंग टाइम पे बहुत ज्यादा काम होता है, उसके अलावा जो बाकी के महीने होते हैं उसमें वर्कर्स के पास में इतना काम नहीं है। तो ऐसे टाइम पे वर्कर्स क्या करते हैं, वो वर्कर्स रूरल एरिया से आ जाते हैं अर्बन एरिया में और फैक्ट्रीज में काम पकड़ लेते हैं, और जैसे ही हार्वेस्टिंग सीजन या रेनी सीजन आता है, जब उनके पास में काम होता है, वो वापस अपने गांव चले जाते हैं। इसको बोलते हैं सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। डिपेंडिंग ऑन द फार्मिंग प्रैक्टिसेस, सॉइल क्वालिटी, क्रॉप टाइप, यील्ड एक्सेट्रा, द पीरियड ऑफ सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट डिफर्स फ्रॉम स्टेट टू स्टेट। आप किस टाइप की फार्मिंग कर रहे हो, किस क्रॉप की फार्मिंग कर रहे हो, सॉइल फर्टिलिटी क्या, इन सब पे डिपेंड करता है कि आपके पास में कितना काम होगा और कितना काम नहीं होगा। ओपन अनएम्प्लॉयमेंट, अब ये एक बेसिक टाइप का अनएम्प्लॉयमेंट है जो सारे अनएम्प्लॉयमेंट को कवर कर लेता है। द सेम डेफिनेशन जो हमने अनएम्प्लॉयमेंट की पढ़ी थी, when a person is willing to work and is able to work at the given wage rate but still is not able to find work, he is called unemployed and he is also called open unemployed। या फिर open unemployment की डेफिनेशन सेम है। देखो, the economic phenomena in which people are able and willing to work at the existing wage rate but do not get work is known as open unemployment. Open unemployment is so called because it is seen and counted in terms of the number of unemployed person. यहाँ पे सारे के सारे लोगों को हम काउंट करते हैं कि इनके पास में जॉब नहीं है। क्लियर? प्रोलॉन्ग्ड अनएम्प्लॉयमेंट मे मेक अ पर्सन अनएम्प्लॉयबल। बहुत लंबे टाइम तक अगर कोई पर्सन अनएम्प्लॉयड है तो शायद उसको कभी भी अब काम नहीं मिलेगा। पहले पढ़ लेते हैं, फिर मैं एक एग्जाम्पल के साथ में आपको समझाता हूं।
From the point of view of the economy, unemployment means inefficient utilization of human resources. जब हम सारे के सारे human resources को utilize नहीं कर पा रहे, 100 लोग हैं, उसमें से 80 लोगों के पास में काम है, बाकी 20 people को हम utilize नहीं कर पा रहे हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? Unemployment. Lower production and lower standard of living of people. Besides reducing the standard of living, unemployment also adversely affects the morale of the worker and undermines his self confidence. अगर मेरे पास में काम नहीं है, मेरे को कोई स्कूल हायर नहीं कर रही है, मेरे को कोई ट्यूशन क्लास हायर नहीं कर रही है फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, तो मेरा मोराल जो है, मेरा जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो खत्म हो जाएगा. मुझे ऐसा लगेगा क्या मैं जेन्युइनली एक अच्छा टीचर नहीं हूं. With prolonged unemployment, the worker may also lose his skills. वो अपनी skills भूल जाएगा. And the work habits and may become unemployable. उसकी काम करने की हैबिट चली जाएगी, उसकी स्किल चली जाएगी, उसका मोराल चला जाएगा, उसका कॉन्फिडेंस चला जाएगा. तो हो सकता है कि अगर एक इंसान बहुत लंबे टाइम के लिए अनएम्प्लॉयड है, तो अब उसको कभी काम मिलेगा ही नहीं. क्लियर? वेरी इंपॉर्टेंट. अनएम्प्लॉयमेंट इज टेम्पररी इन इंडिया. क्या ये बात सही है? देखते हैं. In India, people cannot remain completely unemployed for very long because of the desperate economic condition. हमें पता है कि इंडिया का मेजॉरिटी ऑफ द क्राउड या तो मिडिल क्लास है या लोअर क्लास है, तो इनकी इकोनॉमिक कंडीशंस इतनी डेस्परेट है कि ये बिना काम के बहुत लंबे टाइम तक रह ही नहीं सकते हैं. As a result, they are forced to accept unpleasant, dangerous jobs in unclean or unhealthy surroundings. फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं, हमारे पहचान में एक इंसान था, मेरे पापा की फैक्ट्री में काम करता था. ही वाज द मैनेजर. अब ही वाज अर्निंग गुड, बट बिकॉज ऑफ द लॉकडाउन 6-7 महीने तक फैक्ट्री बंद रही थी, तो ही लेफ्ट द जॉब. ठीक है, अब फैक्ट्री नहीं चालू थी तो सैलरी कुछ कम हुई थी, आई डोंट नो द एग्जैक्ट कंडीशन, तो ही लेफ्ट द जॉब. रिसेंट में आई गॉट टू नो व्हाट ही इज डूइंग, तो ही इज ड्राइविंग कैब्स इन ओला. अब एक मिल का मैनेजर, उसको क्या पता चला, उसको 6-7 महीने तक सैलरी कम मिल रही थी या नहीं मिल रही थी, तो क्या हुआ, ही शिफ्टेड. उसने अपने आप को थोड़ा अंडरमाइन कर दिया. एक मिल के मैनेजर से वो बन गया एक ओला ड्राइवर. रीजन, भाई इकोनॉमिक कंडीशन डेस्परेट है, ईएमआईज नहीं रुकेगी, घर का खर्चा नहीं रुकेगा, बैंक वाले कर्जा माफ नहीं करेंगे. तो अगर इंडिया की हम बात करें तो अनएम्प्लॉयमेंट का नेचर इज टेम्पररी. लोग अपना काम, अपना ईगो छोड़ के कोई भी काम ले लेंगे क्योंकि उन्हें घर चलाना है. अब लास्ट टॉपिक्स के ऊपर आते हैं चैप्टर के. फटाफट 5 मिनट में चैप्टर को खत्म करेंगे. व्हाट आर द कॉजेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट. सबसे पहले समझते हैं इतना अनएम्प्लॉयमेंट क्यों है. सबसे पहले इकोनॉमिक ग्रोथ कम हो रही है. हमने पढ़ा इकोनॉमिक ग्रोथ होती है तो जनरली एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है. इकोनॉमिक ग्रोथ ही अगर कम हो रही है तो एम्प्लॉयमेंट कहां से मिलेगा. जब प्रोडक्शन ही नहीं हो रहा है तो एम्प्लॉयमेंट कहां से मिलेगा. पॉपुलेशन बहुत बढ़ गई है. पहले भी 5 लोग चाहिए जॉब के लिए, अभी भी 5 लोग चाहिए, लेकिन अब प्रॉब्लम ये कि अब 10 लोग हैं इकोनॉमी में, तो द रिमेनिंग 5 पीपल विल बी अनएम्प्लॉयड. तो वी हैव टू मच ऑफ पॉपुलेशन नाउ. थर्ड, अंडर डेवलप्ड एग्रीकल्चर. अभी हमने पढ़ा कि अभी भी मेजॉरिटी ऑफ द क्राउड डिपेंड्स ऑन एग्रीकल्चर और एग्रीकल्चर अनडेवलप्ड है. अगर यही एग्रीकल्चर डेवलप्ड होता तो हमारे पास में डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट नहीं होता. फोर्थ पॉइंट, डिफेक्टिव एजुकेशन सिस्टम. आपको पढ़ने के बाद में भी जॉब नहीं मिलती है, आपकी वोकेशनल ट्रेनिंग नहीं है, आपका स्किल डेवलपमेंट नहीं हो रहा है. अब अगर आप ये सब थियरीज पढ़ लोगे तो आपको क्या जॉब मिलेगा, आपकी स्किल कहां डेवलप हो रही है. तो हमारा एजुकेशन सिस्टम में ही डिफेक्ट है. फिर स्लो ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रीज. अगेन हमने क्या पढ़ा था कि गवर्नमेंट ने इंडस्ट्रियलाइजेशन क्यों किया था, ये सोच के कि लोग एग्रीकल्चर से इंडस्ट्रियल सेक्टर पे आएंगे, लेकिन इंडस्ट्रियल सेक्टर का भी ग्रोथ कैसा है, स्लो. तो अगेन हमारा अनएम्प्लॉयमेंट है हमारी कंट्री में. नेक्स्ट, डिक्लाइन ऑफ कॉटेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज. हमने चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा है कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि वो होती है लेबर इंटेंसिव. वो लेबर इंटेंसिव टेक्निक्स यूज करती है, यानी प्रोडक्शन के लिए वो मशीन नहीं यूज करती है, वो यूज करती है लेबर्स को. तो अगर ज्यादा स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हमारी इंडस्ट्री में, इकोनॉमी में होगी तो ज्यादा लेबर को काम मिलेगा. लेकिन अब धीरे धीरे कॉटेज और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज कम होती जा रही है, तो लेबर की नीड भी कम होती जा रही है. देखो जो बड़ी इंडस्ट्रीज है ना वो तो मशीन यूज करती है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जनरली लेबर यूज करती है. फिर फॉल्टी प्लानिंग. गवर्नमेंट इज अनएबल टू प्लान फॉर द ह्यूमन रिसोर्सेज. नेक्स्ट, इनएडिक्वेट एम्प्लॉयमेंट प्लानिंग. हमारे पास में इनफ एम्प्लॉयमेंट के स्कीम्स या प्रोग्राम्स नहीं है. लास्ट पॉइंट, लो कैपिटल फॉर्मेशन. कैपिटल फॉर्मेशन इज इन्वेस्टमेंट. जब इन्वेस्टमेंट ही इकोनॉमी में कम होगा तो कहां से नई कंपनीज आएगी, कहां से नई जॉब्स क्रिएट होगी.
तो दीज आर द 9 प्रॉब्लम्स ऑफ द अनएम्प्लॉयमेंट, कि क्यों अनएम्प्लॉयमेंट है इंडिया में। हाउ टू सॉल्व, भाई जीडीपी की ग्रोथ रेट कम थी तो जीडीपी की ग्रोथ रेट को बढ़ा दो, ट्राई करो, ट्राई टू इंक्रीज द जीडीपी। सेकंड, पॉपुलेशन पे कंट्रोल लेके आओ। थर्ड, एग्रीकल्चर सेक्टर में डेवलपमेंट करो, टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट, या आप वाटर फैसिलिटी, इरिगेशन, वर्टिकल फार्मिंग, नई नई चीजें लेके आओ, एग्रीकल्चर सेक्टर को डेवलप करो, तो वहां से डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट हटेगा। फिर एनकरेज द स्मॉल स्केल एंटरप्राइजेस, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज नहीं आ रही है, एनकरेज करो, वापस हो सकता है तो उनके लिए कुछ प्रोडक्ट्स को रिजर्व कर दो, ताकि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को कुछ एनकरेजमेंट, मोटिवेशन मिले टू ब्रिंग अप न्यू न्यू इंडस्ट्रीज। फिर इंप्रूवमेंट इन द इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर होगा तो मोबिलिटी ऑफ द हमारे जो ह्यूमन रिसोर्सेज वो बढ़ेंगे, वो रूरल एरिया से अर्बन एरिया में माइग्रेट कर सकते हैं फॉर जॉब। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर होगा तो नई नई कंपनी जाएगी बैकवर्ड रूरल एरियाज में, उनको जॉब देगी। फिर स्पेशल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम, गवर्नमेंट को नए नए प्रोग्राम लेके आने चाहिए, ठीक है, जिसमें गवर्नमेंट टैक्स बेनिफिट दे या फिर कुछ लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे हमें लोन्स दे, ताकि हम हमारा खुद का बिजनेस चालू कर सकें। इंप्रूवमेंट ऑफ एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस, जो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज का मतलब क्या होता है, ये आपने बीएसटी में भी पढ़ा होगा। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज का मतलब होता है जहां पे एक मिडल मैन होता है या फिर एक ऑर्गेनाइजेशन होती है जो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय को मिलाता है। जो जॉब ढूंढ रहा है वो अपना रेज्यूमे डालेगा और जिसको जॉब देनी है वो आके उन रेज्यूमे से पिक करता है। तो ऐसे एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस को, गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज है उनको इंप्रूव करो, उनकी एफिशिएंसी को इंप्रूव करो। फिर आता है क्रिएशन ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मतलब बिजनेस, एनकरेज करो एंटरप्रेन्योरशिप को, मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत, ठीक है, ऐसी चीजों को एनकरेज करो। रिफॉर्म्स इन द एजुकेशन सिस्टम में स्किल बेस्ड लर्निंग, वोकेशनल ट्रेनिंग लेके आओ ताकि लोगों की स्किल इंप्रूव हो। लास्ट पॉइंट, मैन पावर प्लानिंग, गवर्नमेंट हैज टू प्लान फॉर द 145 करोड़ पॉपुलेशन जो हमारी इंडिया में है। दिस वॉज योर चैप्टर। इसके अलावा देयर आर सर्टेन स्कीम्स जो हम आगे कभी पढ़ेंगे, बट एज ऑफ टुडे दिस इज योर एंटायर चैप्टर। मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।